Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our last video, we already discussed about the introduction and role and advantages of MNCs, that is multinational corporations, which are also called as TNCs. The full form of the TNCs are transnational corporations. Okay, now in our today's video lecture, we're going to discuss about the disadvantages of MNCs. So friends, we already learned about the meaning of MNCs. MNCs are nothing but the multinational corporations. So we can say that any company or the enterprises, if do practicing of its business in more than one or two countries will be called as MNCs. बेसिकली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो होती हैं ना, वो अपने बिजनेस को एक या दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ यानी कि मल्टीपल कंट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं. इनका हेडक्वार्टर एक कंपनी में होता है, बट इनके जो ब्रांचेस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में होते हैं. सो इन्हें हम कहते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. जैसे इंडिया में मैंने बताया था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ये इंडिया का मल्टीनेशनल कंपनी वाला का एंटरप्राइज है, जिसका हेडक्वार्टर इज़ इन अंधेरी मुंबई. ओके, बट इसकी जो मल्टीपल ब्रांचेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में पाए जाते हैं. सो दैट इज़ वाई द हिंदुस्तान यूनिलीवर विल बी कॉल्ड एज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस. ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, हमने इसके एडवांटेजेस एंड रोल लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है. चलिए डिसएडवांटेजेस को पढ़ लेते हैं. सो ना एज यू कैन सी द वेरी फर्स्ट पॉइंट, मोनोपोली पावर. जैसे कि एमएनसीज होती है ना, ये बहुत ही लार्ज होती है, इसके एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इसका इनकम एंड रेवेन्यू और इनके सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं. सो ये डोमेस्टिक एरियाज़ में अपना मोनोपोली एन्जॉय करते हैं. ठीक है, इनका एक जो है मोनोपोली पावर क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज होती हैं ना, वो क्या होती है, एक्सप्लॉइट होती है, क्योंकि इनके पास लार्ज नंबर्स ऑफ लेबर्स अवेलेबल होते हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ रेवेन्यू इनका जनरेट होता है, लार्ज नंबर्स ऑफ सेल्स इनकी होती हैं. सो साइमल्टेनियसली हमारी जो डोमेस्टिक जो भी कंपनीज होती है ना, वो एक्सप्लॉइट होती है. मतलब उनके प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स लोग ज़्यादा नहीं खरीदते, बिकॉज मल्टीनेशनल्स में बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है, तो और चीप रेट पे उनके प्रोडक्ट्स रेडी भी हो जाते हैं. सो इनका एक मोनोपोली क्रिएट हो चुका है. ठीक है, सो ये एक डिसएडवांटेज वाला पॉइंट है. सेकेंड पॉइंट है फ्रेंड्स, लिमिटेड स्किल डेवलपमेंट. जो एमएनसीज होती है ना, इससे क्या होता है ना, जो लो लेवल का स्किल डेवलप्ड होता है, क्योंकि ये जो है बेसिकली हमारे जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ होती है ना, सो उसी से डील करता है. तो यहाँ पर जो भी काम वगैरह होता है ना, सो वो लो स्किल्स पे बेस्ड होता है. सो ये एक डिसएडवांटेज वाला पॉइंट है एमएनसीज का. फिर है एनवायरमेंटल डैमेज. एमएनसीज जो है मतलब एक लोअर स्टैंडर्ड्स लेबर एंड एनवायरनमेंट में काम करती है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में होते हैं. अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो एनवायरनमेंट होता है, कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के सेटअप करने की वजह से पोल्यूशंस वगैरह होते हैं, चीप लेबर होते हैं जो सस्ते में काम करते हैं, तो जो लेबर है उनका स्टैंडर्ड तो डाउन हो रहा है क्योंकि उनको चीप रेट दिया जा रहा है, और साथ ही साथ ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द एमएनसीज. फिर है लॉस ऑफ रेवेन्यूज़. रेवेन्यूज़ जो होता है बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो एमएनसीज कंपनी होती है ना, वो गवर्नमेंट से बार्गेन करती है अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द टर्म्स ऑफ टैक्स रिबेट एंड टैक्स हॉलीडेज़. अब टैक्स रिबेट्स मतलब टैक्स की छूट देना या टैक्स की छुट्टी देना. सो ये लोग जो है ना गवर्नमेंट से हमेशा दे आस्क अबाउट द टैक्स रिबेट्स एंड टैक्स हॉलीडेज़. सो उससे क्या होता है ना, गवर्नमेंट का उस दिन का रेवेन्यू गवर्नमेंट की पॉकेट में नहीं आ पाता है, क्योंकि उस दिन उन्होंने लोगों ने टैक्स से छुट्टी मांगी होती है गवर्नमेंट से कि उस दिन वो लोग टैक्स नहीं भरेंगे. सो टैक्स हॉलीडे मतलब उस दिन एमएनसी का जितना भी काम होगा उस पर टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा. टैक्स रिबेट मतलब टैक्स जितना भी है उसमें कुछ ना कुछ छूट देना. सो इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर टैक्स हॉलीडे या टैक्स रिबेट ना दिए जाए तो उतना ही पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा एमएनसीज की तरफ से, बट एमएनसीज जो है बार्गेन करती है अबाउट द टैक्स हॉलीडेज एंड टैक्स रिबेट्स, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मिलने वाला रेवेन्यू वहाँ पर उस दिन के लिए थोड़ा कम हो जाता है. सो कहीं ना कहीं हमारे रेवेन्यू का लॉस हो रहा है. फिर है एक्सप्लॉइटेशन. सो जैसे मैंने बताया कि एमएनसीज जो है बेसिकली रॉ मटेरियल भी सस्ते में खरीदती है फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज़, एंड जो लेबर उठाती है, जिस लेबर से वो काम करवाती है, वो भी जो है डेवलपिंग कंट्रीज से उठाती है और उनको चीप वेजेस देती है. सो कहीं ना कहीं एमएनसी इज एक्सप्लॉइटिंग द लेबर एंड द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑल्सो. ठीक है, नेक्स्ट इज इनअप्रोप्रिएट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट्स. अब एमएनसीज क्या करती है ना,
इनअप्रोप्रिएट टेक्निक्स यूज़ करती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंट्री इज़ कैपिटल इंटेंसिव, मतलब कंट्री में अगर कैपिटल बहुत ज़्यादा है, सो डेफिनेटली वी हैव टू डू द प्रोडक्शन वाया यूजिंग कैपिटल. एंड इफ़ द कंट्री इज़ लेबर इंटेंसिव, सो हमको क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए. और वी कैन गो विद द मिक्सचर ऑफ लेबर एंड कैपिटल. बट MNC इज हैविंग क्रिटिसाइज फॉर यूजिंग कैपिटल इंसेंटिव्स टेक्निक्स इन कंट्रीज दैट आर लेबर अबंडेंट. अब MNCs क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया क्या है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है ना, इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है. बट MNCs जब यहाँ पर अपना सेटअप करती है ना, तो कैपिटल इंटेंसिव सेटअप करती है. सो उससे कहीं ना कहीं इंडिया के जो लेबर्स हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी उनकी लूज़ हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट, प्रॉफिट्स रिपाट्रिएटेड इन फॉरेन एक्सचेंज. अब प्रॉफिट रिपाट्रिएटेड, फॉर एग्जांपल क्या होता है, MNCs जितना भी अगर कुछ प्रॉफिट अर्न करती है, तो वो जो है अपनी होम कंट्री को दोबारा से रिटर्न करती है. ठीक है. सो दोबारा से रिटर्न करना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जो एक्सचेंज होता है ना, वो बेसिकली डॉलर्स में होते हैं. अब जैसे कि समझिए, अगर होम कंट्री फॉरेन का है, फॉर एग्जांपल अमेरिका या यूरोप का है, सो इसमें क्या होगा ना, बेसिकली कमाया हुआ जो भी प्रॉफिट रहता है, वो होस्ट कंट्री को फिर से देना है. समझो अमेरिका की किसी कंपनी का ब्रांच इंडिया में है, ठीक है, तो MNC हो गया. अब इंडिया को जो भी का प्रॉफिट होता है ना, वो किसको देना पड़ता है, अमेरिका को. सो डॉलर्स में कन्वर्ट करना डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है ये चीज़. ठीक है, डॉलर्स में कन्वर्ट करके फिर उनका प्रॉफिट उनको देना. सो मैं यहाँ पर पढ़ के बताती हूँ. प्रॉफिट्स ऑफ MNCs आर रिपाट्रिएटेड इन फॉरेन एक्सचेंज, यूजुअली अमेरिकन डॉलर्स दैट डेवलपिंग कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड. Okay, so here we have completed this disadvantages of the MNCs, friends, and would like to inform you in the next lecture we're going to start with the chapter number 5. एंड मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि जो जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, आप उतना भी पेपर के अकॉर्डिंगली करेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन आपका इंडियाज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड ट्रेंड्स. सो दिस क्वेश्चन इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द MNCs. अगर किसी को पूछता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बनाकर दे दूँगी. अदरवाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर वी गोना स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 5, दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000. So here we have completed this topic. Bye bye, have a nice day and take care everybody.